नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस लेकर आया हूं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें और आपका जो भी स्कोर रहता है 30 में से वो आप हमें कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। यहाँ पर कहा गया है, किस परिवार में व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव रहता है? ऑप्शन है एकल परिवार, संयुक्त परिवार, उपरोक्त दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपने परिवार के गुण और दोष पढ़े होंगे तो आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना, जो संयुक्त परिवार होता है इसमें व्यक्तित्व के विकास के अवसर का अभाव पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसके बजाय हम बात करें एकल परिवार में, तो भैया एकल परिवार में व्यक्तित्व के विकास के स्वतंत्र अवसर मिलते रहे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। पौधों के बारे में सही कथन नहीं है। यहां पर क्या है, 4 कथन दिए हैं पौधों के बारे में, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, पौधे का वह भाग जो भूमि के नीचे रहता है वह जड़ होता है। बिल्कुल भैया, जो भाग भूमि के नीचे होता है वह जड़ होता है, ये सही है। पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है वह पिरोह होता है। बिल्कुल भैया। जड़ों का मुख्य कार्य पौधों को स्थिरता प्रदान करना तथा भूमि के अंदर पाए जाने वाले खनिजों का अवशोषण और संचालन करना होता है। बिल्कुल भैया सही है। ऑप्शन डी में क्या कहा गया है, तने के जिस भाग पर पुष्प लगे हुए पाए जाते हैं उसे रामकली कहते हैं। ये भैया गलत है, क्योंकि भाई तने के जिस भाग पर पुष्प लगे हुए पाए जाते हैं उसे कहा जाता है भैया पुष्प दंड। यहाँ क्या कहा गया है, रामकली, अर्थात ये क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। खेल से लाभ के बारे में सही नहीं है। हमें सभी को पता है खेलों से हमें कई तरह के लाभ होते हैं, तो बताना है कौन सा इसमें से लाभ नहीं है खेल से। खेल भाषाई विकास में सहायक होता है। बिल्कुल भैया, खेल क्या है, भाषाई विकास में सहायक होता है। खेल से शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास होता है। बिल्कुल भैया। खेल से मानवीय गुणों का विकास होता है। हाँ भैया होता है। कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का अभाव, तो भैया ये क्या है, एक गलत है, क्योंकि भैया हम सभी जानते हैं खेल से क्या है, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर अभाव की बात की गई है, अर्थात क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो भैया कॉपी में नोट करते जाओ या कमेंट करते जाओ। किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है? अब भैया विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? भैया विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल, होता है ना। विटामिन ई का क्या होता है भैया? विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल, नोट करते जाओ। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है भैया? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का क्या होता है? थायमिन होता है। तो भैया हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? टोकोफेरॉल की यहाँ पर बात की गई है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी विटामिन ई के साथ चला जाएगा। समझ गए ना भाई? चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यदि भैया किसी को कोई डाउट रहता है बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सुची के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया, क्योंकि बताएं मेरे भाई, गाय को अध्यापक ने स्तनधारी जंतु क्यों बताया? वह यह अंडा देती है,
यह बच्चा देती है। इसके शरीर में अस्थियों या उपास्थियों का कंकाल होता है या फिर इसके शरीर में अस्थियों या उपास्थियों का कंकाल नहीं होता है। तो मेरे भाई अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु इसलिए कहा है क्योंकि गाय क्या है, बच्चे को जन्म देती है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। यह क्या है, बच्चा देती है, इसलिए गाय कैसी है, स्तनधारी होगी। समझ गए ना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। अधिक वर्षा वाले भागों में या जहां बर्फ गिरती है दोनों स्थानों पर किस प्रकार की छतें बनाई जाती हैं? ढालू छतें, सपाट छतें, छत नहीं होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होगी या फिर जहां पर क्या है बर्फ गिरेगी, तो भैया वहां पर छत क्या है, ढालू छतें होगी। क्यों होगी? जिससे क्या है, वर्षा का पानी गिरेगा या बर्फ गिरेगी तो वो क्या है, तुरंत नीचे बह जाए। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ढालू छतों के साथ। समझ गए। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और भाई देखिए, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो। मैं हर बार बोलता हूं भाई मेरे वीडियो को लाइक तो कर दो, लेकिन बहुत सारे साथी मेरे कहने के बाद भी वीडियो को लाइक नहीं करते। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला, लाल, पीला या फिर नीला? तो मेरे भाई अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ। और मैं बहुत जल्दी अंतरिक्ष विज्ञान पर एक पूरा सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं। यहां पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 8 में, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। भैया हम सभी को पता है सूर्य क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो बताना है किस क्रिया से सूर्य में ऊर्जा आती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, पेट्रोल गैस या फिर रासायनिक अभिक्रिया? तो भैया देखना क्या होता है, दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर जब एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इससे क्या है, भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस क्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। और यही क्रिया भैया सूर्य में होती है, जिसकी वजह से ऊर्जा असीमित रूप से हमें प्राप्त होती है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा? ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 2 फरवरी, 27 फरवरी या फिर 3 मार्च? तो मेरे भाई विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। देखिए ये जो सामग्री भैया यहां पर दी गई हैं, बताना है इनमें से किस में बीज होते हैं। तो भैया देखिए, आलू में क्या बीज होते हैं भैया? नहीं होते। टमाटर में होते हैं भैया? होते हैं। नाशपाती में बीज होते हैं? बिल्कुल। चीकू में भी होते हैं, भिंडी में होते हैं, करेला में होते हैं। भैया प्याज में क्या है, बीज नहीं होते, खीरा में होते हैं। तो देख लो, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। तो ऑप्शन सी यहां पर भैया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम और अल्कोहल फैक्ट्री कहां स्थित है? सिंगरौली में, इटारसी में, मंदसौर या फिर नीमच में? तो मेरे भाई सरकारी अफीम और एल्कान फैक्ट्री की यहां पर बात की गई है, तो भैया मध्य प्रदेश में कहां पर है? नीमच में। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वे इसे किस रूप में संचित किए जाते हैं? बताएं मेरे भाई, वह कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जाता है वह किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज के रूप में, शर्करा के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में या फिर स्टार्च के रूप में?
तो भैया यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा स्टार्च के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। और आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप एक बार जरूर बताएं। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ है। भैया हम सभी जानते हैं भारत के 9 राज्य क्या हैं, समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। तो बताना है सबसे लंबी तट रेखा कौन से राज्य की है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल या फिर गुजरात। तो भैया सबसे लंबी तट रेखा है किसकी, गुजरात की। राइट आंसर यहां पर हमारा किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन डी के साथ। इसकी तट रेखा लगभग 1215 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करें भैया सबसे कम तट रेखा किसकी है, तो भैया सबसे कम तट रेखा है गोवा की, जिसकी कितनी है 101 किलोमीटर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। भैया प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं, प्राकृतिक स्रोत भैया ऐसे स्रोत होते हैं जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं। तो देखिए कोयला भैया प्राकृतिक स्रोत आएगा। ठीक है, लकड़ी भी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य भी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन जो भैया विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये भैया प्राकृतिक स्रोत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मानव ने बनाई है भैया, प्रकृति ने थोड़ी हमें प्रदान की है। तो करेक्ट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्न को सुमेलित कीजिए। बताएं भैया इसका सुमेलित कैसे होगा। यहां पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए पहला क्या है, एनीमोमीटर। भैया हम सभी जानते हैं एनीमोमीटर से क्या है, वायु के वेग को मापा जाता है। अर्थात पहले का किससे जाएगा, पहले का हमारा जाएगा तीसरे के साथ। सीस्मोग्राफ्स भैया क्या है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, अर्थात दूसरे का किसके साथ चला जाएगा, पहले के साथ। हाइग्रोमीटर से क्या भैया, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है, अर्थात तीसरे का चौथे के साथ। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ से क्या है, दाब में परिवर्तन कितना हुआ ये पता करते हैं। तो यहां पर चौथे का जाएगा दूसरे के साथ। तो देखिए 3 1 4 2 किसमें दिया है, ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं 3 1 4 2। तो यही भैया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, बताएं। जो हम खाना खाते हैं भैया हम सभी को पता है इससे क्या हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बताना है इस ऊर्जा को भैया हम किस इकाई में मापते हैं, कैलोरी में, केल्विन में, जूल में या फिर अर्ग में। तो भैया हम सभी जानते हैं इसको किस में मापते हैं, कैलोरी में, है ना। आपने कई बार सुना भी होगा कि हमें बिस्किट से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, या फिर अन्य कोई चीज भैया, ठीक है, किससे कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। चावल की फसल की खेती खालिस्तान का उत्पादन करती है। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भैया मेरे चावल की खेती और जो मवेशी वाले पशु होते हैं वो क्या भैया किसका उत्पादन करते हैं, वो भैया मेरे CH4 का उत्पादन करते हैं। CH4 मतलब किसका, मीथेन का। मीथेन भैया हम सभी जानते हैं एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य के विकिरण और पृथ्वी की सतह से ऊष्मा को अवशोषित करती है, नियान, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या फिर नाइट्रोजन। तो मेरे भाई होता क्या है, जब सूर्य की भैया किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो भैया पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन जब वो वापस जाने लगती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उनको अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो यहां पर भैया हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं।
कक्षा गति पद्धतियों के शिक्षक की मानसिक और भावनात्मक कल्पना है। बताएं भैया, देखिए क्या है, कक्षा गतिविधियों के शिक्षक की मानसिक और भावनात्मक कल्पना क्या होती है? वार्षिक वार्षीय योजना, पाठ योजना, इकाई योजना या फिर संसाधन योजना। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, शिक्षक की मानसिक और भावनात्मक कल्पना की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा लेसन प्लान अर्थात पाठ योजना के साथ। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 20 पर। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? बताएं मेरे भाई, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, जीवाणु एवं कवक, मृदा व जल, पशु या फिर पक्षी। तो भाई मेरे, पृथ्वी का अपमार्जक कौन होता है? जीवाणु और कवक होते हैं। ओके, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। बताइए मेरे भाई, श्वेत फेफड़ा किससे होता है? एस्बेस्टॉस से, पेपर से, टेक्सटाइल से या फिर सिलिका से। तो भाई मेरे क्या होता है, टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, जब वो सांस लेते हैं तो उनके अंदर क्या है, सांस के साथ साथ छोटे छोटे रुई के टुकड़े भी क्या होते हैं भैया, वो जमा हो जाते हैं, जिससे भैया श्वेत फेफड़ा कैंसर कहा जाता है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ भैया चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन उत्पादों से, सिल्क से, फूल से या फिर उर्वरक से। तो भाई मेरे सिल्वीकल्चर संबंधित होता है वन एवं वन उत्पादों से। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बताएं जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? ईटोलॉजियो, नियोलॉजी, इथोलॉजी या फिर डेमोलॉजी। तो भैया ध्यान रखना, जीवों के व्यवहार के अध्ययन किसमें किया जाता है? इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और नियोलॉजी में भैया क्या है, तंत्रिका तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 24, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, जिसका इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बताना है किसकी रचना है, अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या फिर रॉबर्ट हुक की। तो मेरे भाई ये रचना किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? भैया सरीसृप क्या होते हैं? ऐसे जंतु जो धरती पर सड़क कर या फिर रेंग कर चलते हैं। कैसे जंतु जो सड़क कर या रेंग कर चलते हैं भैया, उन्हें कहा जाता है सरीसृप। जैसे हमारा सांप हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ, कछुआ, एक यहाँ रेंग कर चलते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये भैया सरीसृप के अंतर्गत आएंगे। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। महात्मा गांधी की मौलिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? बताएं। महात्मा गांधी की मौलिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? शिक्षा को एक मजबूत मनुष्य का विकास करना चाहिए, शिक्षा आत्मनिर्भर होनी चाहिए, शिक्षा क्षेत्र की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत पर आधारित होनी चाहिए या फिर शिक्षा गतिविधि केंद्रित होनी चाहिए। देखिए महात्मा गांधी की यहाँ पर बात की गई है, तो महात्मा गांधी की जो मौलिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत था वो था कि शिक्षा भैया आत्मनिर्भर होनी चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर किसके साथ चला जाएगा? यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। निम्नलिखित में से मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? बताएं मेरे भाई, मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साइलोलॉजी, पेडागोजी, पेडोलॉजी या फिर ओटोलॉजी।
तो मेरे भाई मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है पेडालॉजी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा पेश किया गया था। सिगमंड फ्राइड, कार्ल यंग, कार्ल सी रोजर्स या फिर अल्बर्ट बंडूरा। तो मेरे भाई सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह पेश किया गया था अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, अर्थात यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ है चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। यहां पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वृक्षारोपण फसल है? गन्ना, काजू, कपास या फिर लाल मिर्च। भैया बहुत आसान है। देखिए यहां पर जो काजू भैया वो क्या है, वृक्ष है ना। तो यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। और आप सभी लोग इस प्रश्न के बाद जरूर कमेंट करना कि आपका 30 में से कितना स्कोर रहा है। और जिन लोगों ने भैया वीडियो को लाइक नहीं किया भैया, तो वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहां पर कहा गया है मारगोसा तेल निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? देखिए भैया मारगोसा तेल क्या होता है भैया, मारगोसा तेल भैया जो इसका मुख्य यूज होता है फंगल इन्फेक्शन में। ठीक है, तो ये बताना है किससे प्राप्त होता है, फाइकस, बबूल, नीम या फिर बांस। तो भैया जो मारगोसा तेल होता है यह नीम के पेड़ से प्राप्त होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस मॉडल पेपर में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।